Hey guys, welcome back to my channel. So this is your second video of controlling, and today we will see relationship between planning and controlling. In our previous video, we have already seen the meaning of controlling, its features, nature and importance. Okay, ये नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. ये पूछता है, देखो इस चैप्टर से 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का हार्डली पूछेगा. दैट इज एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 1 मार्क्स का, या फिर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और दो MCQs, या फिर एक MCQ. ऐसे 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर से पूछेगा. ठीक है, लेकिन चैप्टर तो है, पढ़ना तो पड़ेगा राइट. जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रही हूँ. सो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक टुडे. ठीक है, सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विंस. देखो प्लानिंग और कंट्रोलिंग को बेटा कोई अलग नहीं कर सकता. दीज टू फंक्शंस आर इनसेपरेबल. क्यों? क्योंकि देखो जैसे प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, देन फिर से जब कंट्रोलिंग हो जाता है तो कंट्रोलिंग के बाद फिर से क्या स्टार्ट होता है? अगेन प्लानिंग फिर से स्टार्ट हो जाता है राइट. तो ये इनसेपरेबल है. अगर कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो भी प्लानिंग करना पड़ेगा. अगर पूरा सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ तो एक न्यू प्लानिंग करना पड़ेगा. इसका मतलब दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट. उसको अलग नहीं किया जा सकता. द रिलेशन बिटवीन बोथ द फंक्शंस इज एक्सप्लेन्ड एज बिलो. अब देखो कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे दैट हाउ दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. फर्स्ट देखेंगे बेटा नेचर एंड कॉन्सेप्ट से. ठीक है, पहला प्लानिंग क्या है बेटा, इसे थोड़ा प्लानिंग के बारे में भी आप लोग जान जाओगे. ठीक है, सो प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एवरी इंटरप्राइज. देखो फॉर एग्जाम्पल कहीं भी जाने के लिए, ठीक है, पैसे तो चाहिए लेकिन उससे पहले प्लानिंग भी चाहिए, है ना. चलो जो लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है, उनको पता रहता है कि उनका बजट क्या रहता है राइट. लेकिन और प्लानिंग उसी हिसाब से करते हैं. सो जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आप जाओगे कैसे कहीं पे. ठीक है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं होगा तो आप कैसे गोल को अचीव करोगे right. So planning is the basic function of every enterprise. As in planning we decide what to be done, ठीक है, how is to be done, when and by whom is to be done. that is हम लोग इसमें देखते हैं कि प्लानिंग जो है डिसाइड क्या करना है, हाउ कैसे करना है, कब करना है और इसको कौन करेगा. ठीक है, ये देखा जाता है प्लानिंग में. वही चीज़ कंट्रोलिंग में क्या देखा जाता है कि कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डिंग टू प्लान. कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि हमने जो ऊपर प्लान किया था उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर उसके हिसाब से काम नहीं हुआ और कोई डेविएशन डिफरेंस आ गया, ठीक है, देन उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ेगा ताकि वो डेविएशन बाद में ना हो. ठीक है, तो समझ आया how they are related to each other from nature and concept. Now next relationship, it shows that planning and controlling are interdependent and interlinked. एक दूसरे के ऊपर ना इंटरडिपेंड करते हैं ये. ठीक है, और इंटरलिंक्ड है, पूरे जुड़े हुए हैं. अब देखते हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं. ओके, सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, वो हम लोग देख रहे थे. ठीक है, तो चलो देखते हैं. कंट्रोलिंग इज बेस्ड ऑन प्लानिंग. As if an organization does not plan its objectives in advance, then it will not have any basis or planned performance to compare the actual performance with. ठीक है, कैसे ये लोग इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है बेटा. जैसे कंट्रोलिंग जो है ना वो प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है. अगर प्लानिंग ही नहीं होगा, ठीक है, तो वो लोग जो कंपेयर करते हैं प्लान परफॉर्मेंस से वो कैसे करेंगे. इसीलिए प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के लिए ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं. ठीक है, दूसरा अब देखते हैं प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस. अब कैसे देखते हैं कि प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस. ठीक है, जैसे मान लो तुमने एक प्लान किया, ठीक है, मान लो तुमने एक ट्रिप प्लान किया, उसका बजट था 20,000 रुपीज़. जब तुम वहाँ गए तो डे 2 में ही तुम्हारा एक्सपेंस हो गया 25,000 रुपीज़. इसका मतलब यू हैड प्लानिंग एट दैट टाइम, लेकिन उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोलिंग नहीं है. उसे क्या होगा, एक टाइम के ऊपर लास्ट में आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, आप ओवर बजट हो जाओगे. सेम उसी तरह कि अगर आपने प्लानिंग बनाया है मैनेजमेंट में कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है, और उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है,
आप देख नहीं रहे हो कि काम कैसा चल रहा है, ठीक है, आप देख नहीं रहे हो कि कहाँ पे गलती हो रही है, तो वो तो यूजलेस हो गया फिर, राइट? सो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस दैट if an organization plans its objective and does not compare the actual performance with predetermined goal, then there is no use of platform. There is no use to perform the planning process. So after comparing, organization can revise the existing plan for better performance or make a new plan. अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा प्लानिंग में, तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस तो कंपेयर नहीं कर पाओगे प्लान परफॉर्मेंस से, ठीक है? तो आपका प्लानिंग में कुछ गड़बड़ होगा तो वो भी नहीं पता चलेगा। इसलिए बेटा दे बोथ आर इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि हाउ मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा 4 मार्क्स में, ऐसा ही पूछ सकता है दैट हाउ कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है? उसको हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। इतना लिखोगे तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है? So both the functions are interlinked and interdependent as for successful execution of both the function. समझ आया? ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखते हैं। Planning is prescriptive whereas controlling is evaluative. देखो प्लानिंग का एक प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का, प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि ना उसमें दिमाग लगता है, प्लानिंग ऐसे ही नहीं प्लानिंग होता, उसके पीछे बहुत थिंकिंग लगता है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग लगता है, ठीक है? और कंट्रोलिंग क्या है, वो देखता है, इवेल्युएट करता है कि काम सही से हुआ कि नहीं, जो एक्चुअल काम था वो हुआ कि नहीं। सो इसी तरह ये दोनों जुड़े हुए हैं। देखो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज थिंकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल, controlling on the other hand evaluates or checks whether the desired course of action is followed or not, जो होना था वो हुआ कि नहीं, evaluate करता है कंट्रोलिंग। और प्लानिंग क्या करता है बेटा बेटा इंटेलेक्चुअल दिमाग लगाता है कि कैसे अच्छा हो, ठीक है, ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। अब फोर्थ वाला है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। देखो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी एक पॉइंट में बताया था, फीचर में बताया था कि कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है? तो वो पीछे वाला सेम एज इट इज जाएगा, ठीक है? लेकिन अब इसमें एक और पॉइंट ऐड हो गया है, दैट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है। तो चलिए देखते हैं कैसे दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग है। ओके, सो बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है? देखो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन सी दैट, देखो प्लानिंग यहाँ पे है, एक्शन, कंट्रोल, ठीक है? प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, फिर कंट्रोलिंग होता है, फिर कंट्रोल जब वो लोग जो मैनेजर है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं प्लान परफॉर्मेंस से, वो फिर लुक बैक करते हैं प्लानिंग की तरफ कि प्लानिंग क्या था, राइट? इसी तरह से एक्शंस होता है, ठीक है? सो प्लान्स आर परफॉर्म्ड फॉर फ्यूचर एंड आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर। देखो प्लानिंग लोग करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फोरकास्ट करते हैं, राइट? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। देयरफॉर प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड, इसलिए प्लानिंग को क्या करते हैं, लुकिंग अहेड बोलते हैं, एंड इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है? सो प्लानिंग इज गाइडेड बाई पास्ट परफॉर्मेंस। लेकिन बेटा जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो एक बार पीछे भी देख लेते हैं, है ना, कि पीछे हमने क्या गड़बड़ किया, किस तरह से और अच्छा होना चाहिए था, इसलिए वो बैकवर्ड लुकिंग भी बोला जाता है, ठीक है? सो प्लानिंग इज गाइडेड by past performance, by past experience, and after watching that a new plan has been made, that is why it is known as backward looking, ठीक है? इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, बैकवर्ड लुकिंग बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे पहले वाले वीडियो में भी देखा था हमने कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्यों बोला जाता है, फिर से देख लेते हैं, ओके? ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज मैनेजर्स कंपेयर्स द प्लान परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है? जब एक बार काम हो जाता है, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाता है, तो कंट्रोलिंग में क्या करता है, जो मैनेजर होता है ना, वो पीछे देखता है कि हमारा प्लान परफॉर्मेंस क्या था, एंड फॉर मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस दे हैव टू लुक बैक टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन, ओके? और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है कि जब एक बार कंपेयर हो जाता है और अगर कंपेयर करने के बाद अगर देखते हैं कोई डेविएशन है, तो उसके लिए फिर से प्लानिंग करना पड़ता है, राइट? तो उसके लिए हमें फॉरवर्ड लुकिंग करना पड़ता है, ठीक है? डेविएशन होगा तो देखना पड़ता है कि क्यों डेविएशन हुआ, उसके लिए फिर से रीप्लान करो, सही से प्लान करो, इसीलिए कंट्रोलिंग को भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग बोलते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ जो है ये जो टॉपिक था हमारा, दैट इज हाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, वो खत्म हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। चलो वो देखते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट कंट्रोलिंग प्रोसेस। सी देयर आर 6
स्टेप्स। ओके, एग्जाम में ना कभी कभी पूछता है, मान लो कि आपको ये तीन तीन दे दिया ये केस स्टडी में, बोलेगा अब आगे का तीन बताओ। तो फॉर दैट यू हैव टू नो ना कि कितने पॉइंट्स है, इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा। अगर मान लो आपको उसके अंदर का मटेरियल नहीं भी पता होगा, फिर भी आप अगर ये भी लिख दोगे ना तो यू विल गेट मार्क्स। ओके, सो सेटिंग अप ऑफ टारगेट, टारगेट का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। दूसरा है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, देखना कि परफॉर्मेंस क्या हुआ है। तीसरा कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, फिर ये देखना है कि जो हमने परफॉर्मेंस किया, जो स्टैंडर्ड सेट था, दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। चौथा एनालाइजिंग डेविएशन, देखना है कहाँ गड़बड़ी हो गया। ठीक है, पांचवा टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, अब जो गड़बड़ी हुआ उसको ठीक करना है। ठीक है, और लास्ट में फीडबैक लेना है। तो फिर से करते हैं, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे ही मेजर हो जाएगा परफॉर्मेंस, ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ। ठीक है, फिर एनालाइजिंग डेविएशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, फिर क्या करेंगे, फीडबैक इन कंट्रोलिंग। ठीक है, समझ आया। अब हम लोग चलते हैं पहला। देखो, सबसे पहला ही आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी ईजी, इसके बाद आपको फिर सब इजी है। ठीक है, फिर 4 नंबर पे थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी सब इजी है सर। ठीक है, सो सबसे पहला बेटा हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड कैसा सेट करना है। देखो, स्टैंडर्ड कैसे सेट करना है। ठीक है, जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को, मतलब उस टारगेट को, जो भी टारगेट सेट होगा, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उसको पूरा करने के लायक है तो ही वैसा टारगेट सेट किया जा सकता है। ठीक है, मान लो कि कंपनी के पास उतने मशीन्स नहीं है और कंपनी ने सेट कर दिया कि हमें 5,000 प्रोडक्शन करना है साल में, लेकिन सबको पता है कि 5,000 प्रोडक्शन करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ना सबका मोरल डाउन हो जाएगा, होगा ही नहीं वो काम। सो ऐसा टारगेट सेट करना है जो सबके बस का हो। ठीक है, सो पहला सेटिंग अप ऑफ टारगेट। स्टैंडर्ड टारगेट मीन्स सेट स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। स्टैंडर्ड मस्ट बी कीपिंग माइंड द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या सामान है, क्या सोर्सेज है, उसको ध्यान में रखें। एंड ऑल्सो सेटअप इन न्यूमेरिकल और मेजरेबल, ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना है बेटा जो न्यूमेरिकल हो और मेजर कर सके। स्टैंडर्ड कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव भी है स्टैंडर्ड, हो सकता है क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव कैसे करेंगे, जैसे कॉस्ट कितना लगेगा, रेवेन्यू कितना अर्न होगा, ये सारी चीज़ें मेजर होनी चाहिए। फिर क्वालिटेटिव कैसे होना चाहिए कि उस काम से गुडविल इंप्रूव होना चाहिए, परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉयज़ का लेवल एम्प्लॉय होना चाहिए, मतलब इंक्रीज होना चाहिए। फिर मोटिवेट होना चाहिए एम्प्लॉय, ये नहीं कि एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं पूरा निराश है। ठीक है, तो इट विल बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। ओके, सो समझ आया कि सेटिंग, ऐसा टारगेट सेट करो जो कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के बस का हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं और भी है इसमें। तो जो टारगेट है ना, वो मस्ट भी स्पेसिफिक होने चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया तो वो जो वर्कर्स हैं और जो लोग काम कर रहे हैं वो तो फिर ये हो जाएंगे ना, बहुत तो लीनियंट हो जाएंगे। राइट, ठीक है, तो ये सब चीज़ देखना चाहिए टारगेट सेट करने के टाइम। सो दूसरा है मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। चलो, पहला वाला क्या था बताओ जल्दी, फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड और टारगेट। ओके, सो मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब बेटा इसमें देखना है आफ्टर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क। ठीक है, देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ उन्होंने क्या काम किया है वो इसमें देखना है। ठीक है, अब उसको देखने के बाद कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, और अगर कोई डेविएशन है तो उसको, उसके पीछे के रीज़न को ढूंढना है। ठीक है, सो आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस द मैनेजर कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। आफ्टर कंपेयरिंग इट if there is any deviation, the manager tries to find out this reason. ओके, अब चौथा नंबर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ना एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो देखो, एनालाइजिंग डेविएशन। अब बेटा देखना है कि डेविएशन क्या है, कि ठीक कितना डिफरेंस है, ये सब कुछ देखना है। ओके, सो ऑल द डेविएशंस नीड नॉट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, फॉर दैट इट विल बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो कि आप लोग 2 भाई हो। ठीक है, उसमें से एक भाई जो होता है ना, वो हर एक छोटा छोटा बात अपने मम्मी पापा को जगह बताता है कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मतलब अपने भाई के बारे में ऐसा किया वैसा किया। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो जो है एक वैल्यू है ना, वो ख़त्म होने लगेगा।
ठीक है, और फिर पेरेंट्स सोचेंगे कि अरे ये तो रोज़ का है, ठीक है, लेकिन अगर वही दूसरा भाई जो चुप रहता है और वो बीच बीच में बताता है, ठीक है, तो वो क्या उसके बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो सिंपल इसमें यही बोला गया है कि अगर एक मैनेजर है वो सारा काम अगर अपने सर पे ले लेगा तो वो ओवर बर्डन हो जाएगा और उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोला गया है कि सब चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ देखो जो उसके हाथ में है। ठीक है, तो इसकी वजह से डेविएशन को बेटा दो पार्ट में बांटा, दो टेक्निक में बांटा गया है। ठीक है, अब वो दोनों टेक्निक देखते हैं, चलो। द डेविएशन हैज डिवाइडेड इनटू टू टेक्निक्स। पहला है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसमें बोला इट मीन्स फोकस ऑन की एरियाज। की एरियाज मतलब थिंग्स विच आर इन योर हैंड। ठीक है, ऐसा चीज़ में ध्यान दो जो जो आपके बस का हो, जो आपके बस का ही नहीं है, ठीक है, उस पर दिमाग लगाए कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इन दीज की एरियाज इट मस्ट बी अटेंडेड अर्जेंटली। फॉर एग्जाम्पल कि आपने प्रोडक्ट बनाया 100, मान लो प्रोडक्शन किया 100 यूनिट्स का। ठीक है, अब ना उस पर दो चेंजेस आए हैं। एक कि ना पोस्टल चार्जेस जो है वो 10 रुपीज़ से बढ़ गया। ठीक है, और दूसरा चेंजेस आया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 5 रुपये से बढ़ गया। ठीक है, तो आपको ना ये ध्यान देना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 रुपये से क्यों बढ़ा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ध्यान दोगे कि पोस्टल चार्जेस अरे 10 रुपये या 20 रुपये बढ़ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पोस्टल चार्जेस आपके हाथ में है नहीं, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में, उस पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें बोला गया है क्रिटिकल पॉइंट्स जो ज़रूरत है, जो की एरियाज, उसी पे ध्यान दो और उसी को अर्जेंटली देखो और सॉल्व करो। ठीक है, दूसरी तरफ बोला है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या है कि ना एक ना लिमिट सेट कर दो। ठीक है, एक लिमिट सेट करो। एक्सेप्शन का मतलब होता है सेटल लिमिट। इट मीन्स ए मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे नॉट एंड विथ नथिंग, कंट्रोलिंग नथिंग। अगर एक मैनेजर सारा काम करेगा तो लास्ट में उसके हाथ पे कुछ नहीं आएगा। सो द डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड बी ओनली हैंडल्ड बाय मैनेजर। इसमें बोला है कि मैनेजर को वही काम करना चाहिए जो काम किसी और से नहीं होगा। अगर मान लो छोटा मोटा काम है, ठीक है, और वो काम भी अगर मैनेजर ही देखेगा तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स है वो क्या करेंगे। ठीक है, तो अब मान लो छोटा मोटा काम भी जो है वो मैनेजर ही देख रहा है, बड़ा काम भी मैनेजर ही देख रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट काम है ना वो मैनेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि छोटा मोटा काम जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दो और जो बड़ा काम है उस पर खुद पे ध्यान करो, माइनर डेविएशन को इग्नोर करो। सिंपल है। ओके, समझ आया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आगे क्या क्या था। पहला क्या था बताओ, फर्स्ट क्या था, सेटिंग अप अ टारगेट। ओके, ठीक है, सेकेंड क्या था, जल्दी बताओ, मेजरिंग ऑफ क्या था, एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब तीसरा बताओ क्या है, जल्दी बताओ, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। ओके, ठीक है, तीसरा क्या, चौथा बताओ, एनालाइजिंग डेविएशन। ठीक है, अब पांचवा बताओ, सोचो क्या होगा पांचवा और छठा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, जो जो गलतियाँ हुआ उसमें ध्यान देना कि क्यों गलती हुआ, उस डिविएशन को हटाओ। सो इट मीन्स टू नो द रीजन फॉर सच डिविएशन एंड ट्राई टू रिमूव द डिविएशन फॉर फ्यूचर। ठीक है, और सिक्स नंबर है फीडबैक। ठीक है, फीडबैक लेना, ये रीज़न बनाना कि वो जो गलती हुआ वो क्यों हुआ। सो ताकि हम लोग बाद में उस चीज़ को ठीक कर सके। ठीक है, फीडबैक रेफर्स टू लिस्ट ऑफ रीजंस फॉर डेविएशन ऑफ प्लान और इनएफिशिएंसी इन ओवरऑल वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो गलती होता है, अगर एक जन से भी गलती होता है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गलती माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उस चीज़ को ध्यान देना, ठीक करना, फीडबैक लेना, कहाँ गलती हुआ, किससे गलती हुई, ये सारी चीज़ें। अब फीडबैक एक्ट एज अ बेस टू इस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ताकि हम जो नेक्स्ट ईयर जब स्टैंडर्ड सेट करेंगे ना तो वो क्या होगा, वो गलती नहीं होगा। तो बेटा इससे हमको समझ में आया कि चैप्टर पूरा क्या हो गया, ओवर हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी 4 to 5 मार्क्स पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इस साल का सैम्पल पेपर और क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट, और अच्छे से पढ़िए, जम के पढ़िए।